पहली बात, जब भी राहु किसी प्लैनेट के साथ बैठता है, वह अपना हम्म। रिजल्ट उस पे थोपता है। थोपने का मतलब है उसको पूरी तरह से एनफोर्स करता है कि मैं राजा हूं, वॉट एवर आई विल से यू हैव टू डू। वो तो बात वही हो हम्म। गई कि आपके घर में कोई घुसपैठिया आके बैठ जाए, तो वो चाकू के नोक पे आपसे हर काम मनाएगा। भाई मुझे अभी पिज्जा खाना है, मुझे अभी हम्म। चने की साग खाना है, मुझे अभी पराठे खाने हैं, तो आपको झक मार के बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स राहु क्या फंडा क्या, वो किडनैप करता है। राहु जिस भाव में बैठता है, सबसे पहले किडनैपिंग क्या करता है? भावपति अर्थात डिस्पोजिटर का किडनैप करता है। सबसे पहला हम्म। काम वही करेगा, डिस्पोजिटर को कंट्रोल में लेगा। उसके बाद क्या करेगा? कंजंक्टेड प्लैनेट को। हम्म। और उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप पे? हाउस कंजंक्ट का एट्रीब्यूट। हाउ नहीं, वो तो हम बात की बात करेंगे। अभी राहु क्या क्या कर रहा है, ओके। वी नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले उसने ओके। डिस्पोजिटर को कंट्रोल किया। उसके बाद हम्म। वो जो उसके साथ जो कंजंक्शन में प्लैनेट होगा उसको कंट्रोल किया। और उसके हम्म। बाद उसकी जो दृष्टि पड़ रही है, वहां पे इफेक्ट डालता है। इफेक्ट उस पर कंट्रोल नहीं करेगा, वहां पे वो हम्म। केवल प्रभावित करता है। ठीक है। हम्म। ये राहु है। जब आप कालसर्प दोष बोलते हो या कालसर्प योग बोलते हो, तो वो वही खेल है कि कहीं ना कहीं वो नियर बाय प्लैनेट और दृष्टि के बेसिस पे वो कहीं ना कहीं अपना रिजल्ट और प्रभाव डाल रहा है। ठीक है जी। हम्म। तो ये तो मैं जी। दृष्टि की बात कर दिया। अब जब आपका क्वेश्चन हम्म। ये है कि राहु अगर दो प्लैनेट के बीच में बैठा है, ओके, तो हम्म। वो कैसा रिजल्ट देगा? अब राहु के पीछे तो आपको कुछ भ्रम है, वो थोड़ा समझने का आपको समझाने का प्रयास करूंगा मैं। पहली हम्म। बात, राहु कहाँ बैठा है? जिस राशि में बैठा है। मान लेते हैं कि कोई भी कुंडली ले लेते हैं, मान लेते हैं मिथुन लगन की कुंडली है। तो मिथुन लगन की कुंडली 3 नंबर से स्टार्ट होती है। तो मिथुन नंबर लगन हम्म। की कुंडली है, तो लग्नेश के पास दो भाव होते हैं। कौन कौन से भाव होते हैं? पहला भाव और लगन और चौथा, पहला चौथा। और चौथा। चौथा भाव, लेट्स हम्म। गो स्टेप बाय स्टेप। हाँ। यस। अब हाँ। उसी राहु के पास देखो, पहला केस की, इस केस में राहु किसके साथ, किस हाउस में बैठा है? या तो फर्स्ट हाउस में बैठा है, या तो वो फोर्थ हाउस में बैठा है, क्योंकि 3 और 6 नंबर की राशि दोनों मर्क्यूरी की है। दोनों का लॉर्ड सेम है। क्लियर? अब हम्म। इस कंसेप्ट के हिसाब से राहु ने पहले डिस्पोजिटर पे कंट्रोल किया, दूसरा लॉर्ड ऑफ डिस्पोजिटर पे कंट्रोल करेगा। इसके बाद राहु क्या करेगा कि उस भाव को अपना रोल प्ले करेगा। तो उसके पास एक अथॉरिटी आ गई, रोल ऑफ हम्म। भाव। इसीलिए जब भाव। भी राहु फर्स्ट हाउस में बैठता है, तो वो उसकी बुद्धि पे कंट्रोल करता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपकी बुद्धि विवेक है, आपका ब्रेन है। उसके शरीर पे कंट्रोल हम्म। करने लगता है। और वही राहु जब फोर्थ हम्म। हाउस में बैठता है, तो उसके घर पे कंट्रोल करता है, उसकी माँ पे कंट्रोल करता है, उसके वाहन, घर और सुख पे कंट्रोल करता है। ठीक है। वहां पे जो हम्म। भावपति है, अर्थात जो डिस्पोजिटर है, वह कहीं ना कहीं अपने आप को पीड़ित सा महसूस होने लगता है। अब उस डिस्पोजिटर पे उसका प्रभाव ऐसा है कि आप चाहो या ना चाहो, वो उसके प्रभाव को उसको, क्योंकि देखिए राहु चाकू लेके घुसा है भाई आपके घर में, वो जहां भी बैठा है। अब इसके बाद दूसरा जो कंडीशन आपने पूछा कि राहु जिसके साथ बैठा है, कंजंक्शन वाला भाव। अब मान लेते हैं कि हम्म। आपका राहु एक साइड में सैटर्न है। ठीक है जी। हम्म। एक साइड में सैटर्न है। चलिए सैटर्न को मैं पहले कर देता हूँ, फिर राहु कर देता हूँ। और दूसरे साइड में हम्म। किस प्लैनेट को बिठाओ, आप ही बता दो। जुपिटर। जुपिटर को बिठा दिया। हम्म। अब क्या है कि राहु की एक डायरेक्शन क्या है, उल्टी चलती है। सैटर्न हम्म। और जुपिटर का डायरेक्शन अभी हमें आपको थोड़ा सा एक समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये कैसे काम करता है। ये हम्म। सैटर्न और जुपिटर का डायरेक्शन है। ठीक है जी। हम्म। और हमारे, अगर मैं राहु की डायरेक्शन की बात करूं, तो राहु का डायरेक्शन ये होगा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ राहु। उल्टा सैटर्न की तरफ जाएगा वो। तो अब इससे दो चीजें हुई कि जुपिटर ने हम्म। राहु की एनर्जी ले ली है। हम्म। जुपिटर ने राहु की एनर्जी ले ली है, नंबर वन। नंबर टू, नंबर वन, जुपिटर ने राहु की एनर्जी ले ली है। नंबर टू, सैटर्न राहु की तरफ बढ़ रहा है, मतलब सैटर्न के पास क्या, वो एनर्जी लेने का फियर है। हम्म। दोनों में अंतर है हाँ? तो दोनों के हम्म। स्वभाव में अंतर क्या होगा कि जब राहु जुपिटर को क्रॉस कर चुका है, और वो दे आर स्टिल नियर, से 5 डिग्री के अंतर पे है, ठीक है, तब हाँ। जुपिटर राहु के जैसे बिहेव करने लगेगा। क्योंकि जुपिटर जो राहु चाहता वही करेगा। तो जुपिटर पे राहु का स्वभाव बन गया। इसीलिए राहु प्लस जुपिटर को कौन सा योग कहा जाता है आप लोग की भाषा में? हम्म। गुरु चांडाल। चांडाल। गुरु चांडाल। या। ठीक है, ये गुरु है, लेकिन वो उसकी हाँ। संगति बुरी हो गई।
ठीक है जी। हम्म। अब यस। सैटर्न और राहु, अब सैटर्न राहु की तरफ बढ़ रहा है, राहु सैटर्न की तरफ बढ़ रहा है, तो सैटर्न के पास पीएफ आ गया। क्यों? क्योंकि वही चांडाल मेरे सामने से आ रहा है। अभी आप देखो कि आपके सामने कोई डाकू या कोई खतरनाक व्यक्ति हथियार लेके आ रहा है, आप डरोगे नहीं डरोगे? तो यह सैटर्न विथ हम्म। पीएफ होगा, उसको पता है मेरी बैंड बजने वाली है। समझे कि नहीं? ये तो हम्म। उसके जी प्रभाव में सर। जा चुका है, ये उसके फेयर में आ रहा है। तो ये दोनों ही पोजीशन ठीक नहीं रहती है। तो एक्चुअल कल्पिट कौन है? राहु है। इस केस में मैं अक्सर लोगों को क्या हाँ। सलाह देता हूँ बताऊं मैं? बहुत सिंपल सा एडवाइस देता हूँ। कोई मुश्किल काम नहीं है ये, कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ। मैं इस राहु के अपोजिट साइड में एक प्लेनेट है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? केतु। केतु। वैसे उसको संभाल लो बस। जब हम्म। तक ये राहु बैलेंस नहीं होगा, इसको जब तक लाइन पे नहीं लाओगे, ये सभी पीड़ित रहेंगे, भाव भी पीड़ित होगा। हम्म। ये सिंपल फंडा ध्यान रखना। राहु जिस भाव में बैठेगा उस भाव में द्वंद्व करेगा। इसीलिए नाइन्थ हाउस का राहु हो, फिफ्थ हाउस का राहु हो, लगन का राहु हो, 159 धर्म त्रिकोण में जब भी राहु बैठता है हम क्या बोलते हैं? पितृ बाधा एक्टिव है जबरदस्त तरीके से। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? सुना होगा आपने। यस सर। फिफ्थ हाउस में राहु होता है, पंडित जी आंख बंद करके बोल देंगे, भाई आपका मिसकैरेज हुआ है क्या? आप बोलोगे हाँ पंडित जी बिल्कुल सही कहा, आपको कैसे पता है? उसने प्रिडिक्ट कर लिया। राहु तो आसानी से काम करने ही नहीं देगा ना, वो राहु ने वहां पॉइजनिंग कर दी है। मैं अपने टर्म्स में उसको पॉइजनिंग कहूंगा। ये गेटिंग पॉइंट? अगर अब आप हम्म। बैलेंस कर नहीं पाते राहु को केतु से। ओके। तो ये यस। राहु का नेचुरल स्वभाव है इस कलयुग के परिप्रेक्ष्य में। और जब तक आप उसको केतु से रोकोगे नहीं, तब तक उसका स्वभाव वही रहेगा, वही रहेगा, वही रहेगा। सिंपल फंडा है। मेरे पास उसका कोई विकल्प बचता ही नहीं है। तो जब कभी राहु आपके चार्ट में जहां भी बैठा है, वो किसी प्लेनेट के साथ बैठा हो या जिस भाव में बैठा हो, ध्यान रखना उसने केवल उस भाव को नहीं छेड़ा, उसके तत्व को भी छेड़ दिया है। अब इसमें एक छोटा सा ट्रिक है। सैटर्न क्या है? वायु तत्व है। हाँ। सैटर्न क्या है? वायु तत्व है। ठीक है। हम्म। जुपिटर क्या? आकाश तत्व है। हम्म। अब यहां पे आप देखोगे इस व्यक्ति पे जबरदस्त तंत्र बाधा होगी। ऑब्जर्व करना। हम्म। इस व्यक्ति पे आपको जबरदस्त तंत्र बाधा नजर आएगी, क्योंकि वायु और आकाश पॉइजनिंग ही तो तंत्र है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? और वहां पे अगर, यस, और अग्नि हो तो, और एक चीज। अग्नि और आकाश हो तो। एक मिनट यार, एक मिनट। अब हाँ, यही सॉरी। राहु, ये आप ना अपने चार्ट को लेके बैठते हो, फॉर इसलिए आप लोग लर्न नहीं कर पाते हो। मैं एक हमेशा ऑब्जर्व करता हूँ। और सेम राहु, सेम राहु जिस भाव में बैठा है उसका भी तो एक तत्व है। सब कुछ 3 नंबर का है। तो ये कौन सा है? वायु। 6 नंबर है, तो कौन सा है? पृथ्वी। तो वो पृथ्वी। उसको भी कंट्रोल कर रहा है। तो राहु जहां बैठा है, बाय कंजंक्शन और बाय सिटिंग वो तत्व को कंट्रोल करता है। काल सर्प दोष में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। वो 2 3 तरीके से राहु का काम है। वो पूरी तरह से कंट्रोल करता, कब्जे में ले लेता है। ठीक है। तो लोग उसे कालसर्प योग दोष बोलने लगे। और जबकि उसी राहु को केतु से बैलेंस कर लो। इसलिए कहा जाता है जिसके भी कालसर्प दोष हो उसको सीधा क्या कहता है? शिव जी के मंत्र का जाप या मां दुर्गा के मंत्र का जाप कंटिन्यू करना चाहिए, कंटिन्यूस करना चाहिए। डायरेक्टली डायरेक्टली हमसे क्या कर रहे हैं? उसके राहु को हम केतु से कनेक्ट करके केतु से उसको पकड़ रहे हैं। ठीक है जी। अब यस। आप जब बोल रहे हो कि अग्नि तत्व, सब किसी भी तत्व को ले लो, सब पॉइजनिंग तो की ना की उसने ना। यस। पॉइजनिंग तो की। राहु खुद एक वायु तत्व है। तो वो तो राहु का उसने पित्त बाधा तो ला ही दिया, तंत्र बाधा तो ला ही दिया उसने। उसमें हम्म। अष्टम का योग बस वायु के साथ वायु विकार और आकाश का तो ज्यादा आ गया, तो उसने उसको अब पक्का कर दिया। या तो व्यक्ति के पास वो इतनी शक्ति होगी कि वो आकाश या ऊर्जाओं से कनेक्ट हो सकता है। या तो अगर उसने बैलेंस नहीं कर पाया तो वही ऊर्जा उसको खाने लगेगी। ध्यान रखना, हम्म। पूरा खेल एनर्जी का है। या तो एनर्जी आपको खाएगी या तो आप एनर्जी का कोई यूज करोगे, कहानी खत्म। हम्म। ये सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है जी। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सर एक क्वेश्चन था इसी पे। बोलिए। सर आपने फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस के लिए बोला था। मैंने क्या तो बोला था? सिमिलरली सर, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस में राहु हो तो पितृ बाधा देता है, हाँ जी, ऐसा 159। है ना? देखिए, हाँ है आप ना पहले सर? आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर मैं इसको और डिटेल करता हूँ।
जी सर, मैं ये कह रही थी कि 159 हाउसेज ही या फिर 159 साइन भी हम लोग ऐसे ही देख। देखो, पहले आपको एक चीज समझना होगा। जी। पहली बात तो राहु खुद एक पित्र है। हाँ जी। राहु खुद एक पित्र है। राहु जिस भाव में ही बैठे, हम्म, राहु जिस भाव में बैठे, किसी भाव में बैठे, एनी एनी हम्म, हाउस, एनी हाउस, एनी हाउस, किसी भी भाव में, ठीक है जी, उसके पास पूरी जी। क्षमता है आपको पित्त बाधा देने की। लेकिन कंडीशन अप्लाइड। कंडीशन क्या है वो सुन लीजिए। एक्टिवेशन। जब राहु एक्टिवेशन में आए तो, अब राहु का जो एक्टिवेशन है वो कैसे होता है, इसे हमें थोड़ा समझने का प्रयास करना होगा। राहु का एक्टिवेशन की कंडीशन सुन लो। कंडीशन वन, सिंपल महादशा। कंडीशन राहु के एक्टिवेशन का क्या है, कि राहु की महादशा। दशा हो। महादशा। परफेक्ट। राहु की दशा हो, ठीक है। जी। दशा में भी मेन एमडी, एडी, एडी। पीडी, ईडी। ये तीन तक मैं लेता ही लेता हूं, ठीक है। दूसरा एक्टिवेशन, दशा लॉर्ड के साथ कंजंक्शन हो। यस सर। तीसरा एक्टिवेशन, आस्पेक्ट। दशा लॉर्ड के नक्षत्र में हो। चौथा एक्टिवेशन, दशा लॉर्ड उसके नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में हो। ठीक है। इसके बाद एमडीपीडी हो गया, दशा लॉर्ड प्लस कंजंक्शन हो गया उसके नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में। यहां तक क्लियर। लास्ट बट नॉट द हम्म, लीस्ट, दशा लॉर्ड रिलेशन में आए ड्यूरिंग ट्रांजिट। अब ये दो तरह से होता है। दशा लॉर्ड लगन कुंडली में राहु के ऊपर ट्रांजिट कर रहा हो, ठीक है, या फिर राहु जी। लगन कुंडली में के दशा लॉर्ड के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा हो, ठीक है जी। ये जी। केसेस में राहु के पास पूरी क्षमता है कि वह तंत्र बाधा या पित्त बाधा निर्माण कर सकता है। इतने प्रोबेबिलिटी बनते हैं। अब मुझे बताइए कि आपके चार्ट में जब कभी भी तंत्र की इन्वॉल्वमेंट वही होगी, आप पाओगे कि इतने आयाम एक्टिव, इसमें से कोई ना कोई एक्टिविटी मिलेगा। जब कभी आपके जीवन में लंबी बाधाएं नजर आ रही हो। अच्छा, इसमें एक एक एंगल और है जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमने मिस कर दिया है। दैट इज नथिंग जी। बट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल है जिसको मैं स्टार मार्क करूंगा। मून। बहुत ही इंपॉर्टेंट मून। एंगल है जिसे मैं स्टार मार्क करूंगा। दैट इज नथिंग बट राहु का संबंध मून और लग्न से हो। अगेन वो संबंध कैसे होगा, बाय कंजंक्शन, वो भी लिख लेते हैं। कंजंक्शन। वो संबंध कैसे होगा, बाय कंजंक्शन, ठीक है जी, बाय कंजंक्शन ऑब्लिक बाय ट्रांजिट ऑब्लिक बाय नक्षत्र, ठीक है जी। लगन या चंद्र राहु के नक्षत्र में आ जाए, ठीक है। लगन या चंद्र के साथ बैठा हो, या लगन या चंद्र के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा हो, इतनी प्रोबेबिलिटी बनती है आपके ऊपर तंत्र बाधा होने की। तो आप बोलोगे सर, तो फिर क्या कोई व्यक्ति तंत्र से बचा ही नहीं? मैं तो यही तो कहता हूँ, हर दिन यही कहता हूँ मैं। 95 क्या 95 to 99% डिसीजेस जो आपको दिखेंगे, उसका कारण 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 एकमेव कारण है, राहु। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, यकीन मानिए। इट्स राहु द कल्प्रिट, जिसको आप लोग इतने हल्के से ले रहे थे। ऋषि मुनि ये बात बहुत पहले जान चुके थे, इसीलिए उन्होंने इसका उपाय हमेशा बताया, हमेशा। वो जानते थे कि ये राहु क्या खेल खेल रहा है। मैं हमेशा राहु केतु पे इतनी सीरीज क्यों लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है यार, एक्चुअल खेल तो यही खेल रहा है। हम आप तो कठपुतली है। अब जब ये
इसमें से राहु का संबंध, अगर राहु खुद दशा लॉर्ड हो, एमडी खास करके, ठीक है, हम्म, दशा लॉर्ड के साथ कंजंक्शन हो, हम्म, राहु का संबंध मून या लगन से बने, तो वो व्यक्ति पे समझ लो कि तंत्र बाधा या पित्र का संबंध लंबा रहता है। समझ गए? जी, दशा लॉर्ड में मैंने एमडी लूंगा, ठीक है, दशा लॉर्ड के नक्षत्र में या दशा लॉर्ड राहु के नक्षत्र में, ये भी, उसमें भी मैं केवल एमडी की बात कर रहा हूँ। एडी पीडी तो एक शॉर्ट टाइम के आएंगे, वो आपको सिर्फ रिजल्ट देके बाजू हो जाएंगे। ओके। और स्पेशली राहु का संबंध बाय कंजंक्शन और बाय नक्षत्र, ट्रांजिट तो शॉर्ट टाइम का है, और ये कहीं ना कहीं टकराएगा। इसलिए कोई अगर कहता है कि मैं राहु से नहीं टकराया, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। हर व्यक्ति, राजा हो या रंक, वो राहु से टकराता ही है लाइफ में अपने। तो इससे क्या समझ आया कि हमारे जीवन में हमारे पितरों का बहुत बड़ा संबंध है, हमारे जीवन में हमारे कुलदेवत का बहुत बड़ा संबंध है। ठीक है। और 159 क्योंकि धर्म त्रिकोण है, तो 159 में जब राहु होता है तो भी वो डायरेक्टली एक्टिवेट करता है, क्योंकि वो आपका शरीर है, आपका पास्ट है, आपका फ्यूचर है। ठीक है। जी, भूत, वर्तमान और भविष्य का कारक है 159। यही कारण है कि राहु अगर 159 में हो तो वो उसको सीधा ट्रिगर करता है। मानो या ना मानो, मैं हमेशा एक ही बात कहूंगा, राहु का उपाय बहुत जरूरी है। बिना राहु के उपाय के आप सफल नहीं हो सकते हो। कोई व्यक्ति अनोइंगली करता है, कोई व्यक्ति नोइंगली करता है, बस यही अंतर है। इट्स राहु विच इज रियल प्लेइंग द रोल। और दशा लॉर्ड के साथ, शायद आपका भी दशा लॉर्ड के साथ ही राहु बैठा हुआ है। एम आई राइट अबाउट? नहीं सर, दशा लॉर्ड नहीं, लग्नेश के साथ। लग्नेश के साथ, तो रूल जस्टिफाई हुआ ना, ये रूल हाँ, जस्टिफाई हुआ ना। तो ये व्हाट आई हाँ मीन टू बिल्कुल हुआ। व्हाट आई मीन टू से कि अब उनको दोस्त बना लो। ऐसे केसेस में अक्सर हाँ कहता हूँ, राहु से दुश्मनी मत लो, उसको दोस्त बना लो। जी, उसको आप अपनी सेना का एक पार्ट बना लो, उसको भी साथ ले लो और उसका भला सोचो। हमारी प्रॉब्लम ये जी, है कि हम राहु का भला नहीं सोचते, इसलिए राहु भी हमारा भला नहीं करता है। राहु का जो स्वभाव हम उसे बदल नहीं सकते, उसका स्वभाव है ही है कि वो शांत नहीं रह सकता, कुछ भी कर लो। ये गेटिंग पॉइंट। तो जी सर। यू नीड टू, इस पे हमने काफी चर्चाएं पहले भी की है, उसको दोस्त कैसे बनाना है, क्या करना है। करो हाँ उससे जी। कनेक्ट, करो पॉजिटिव कनेक्ट, नॉट नॉट टू वरी। सब वो करेगा आपके लिए, क्यों नहीं करेगा। ठीक है जी।